दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, कांग्रेस और राहुल गांधी की आदत बन गई है कि वो देश की सेना का लगातार अपमान करते हैं। मौका कोई भी हो, सेना का मनोबल डाउन करना ये राहुल गांधी ने फैशन बना लिया है। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर उत्तर प्रदेश की कोर्ट में जो केस हुआ, राहुल गांधी ने सेना के अपमान पर, ये जो सेना को कहा था उसने कि चीन के से हमारी सेना पिट गई है, उस मामले को लेकर केस किया गया था। राहुल गांधी ने निचली अदालत को हाई कोर्ट में चुनौती दी और यह दलील दी थी कि राहुल गांधी जो है लखनऊ का रहने वाला नहीं है, तो केस लखनऊ में कैसे हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के उस दलील को नहीं माना है और राहुल गांधी को बड़ा झटका देते हुए कह दिया कि आपने सेना का अपमान किया, इस मामले में प्रथम दृष्टया आप दोषी पाए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया आरोपों की जांच के आधार पर निचली अदालत का जो आदेश है वो उचित है कि आपके ऊपर केस चलाया जाए। असल में बीआरओ के जो सेवानिवृत्त डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव है, उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान असल में यह कहा था कि चीन के सैनिक हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। अब इसमें जो है सैनिकों का अपमान है कि आप अगर ये कहते हैं, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि अगर राहुल गांधी ये कहता है कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली, तो ये बॉर्डर पर कौन है? मोदी और अमित शाह तो बॉर्डर पर बंदूक लेके नहीं बैठे हैं, वहां बीएसएफ होती है, वहां हमारी सेना होती है। देश के बॉर्डर की रक्षा का जिम्मा सेना के ऊपर है। और यदि हम कहते हैं कि बॉर्डर में दुश्मन देश घुस गया है, हमारी जमीन कब्जा ली है, इस सेना का अपमान है। जो सैनिक -40 डिग्री टेम्परेचर में पहरा देते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं, खासतौर पे चीन से सटे एरिया में, पहाड़ों पे है सारा, तब ऐसे में यदि कोई राहुल गांधी जैसा व्यक्ति ये कहे कि हमारी सेना तो पीछे हट गई, हमारी सेना तो पिट गई, हमारी तो जमीन कब्जा ली गई, उन सैनिकों के दिल पर क्या गुजरती होगी। सोचिए कि जो दिन रात -40 डिग्री टेम्परेचर में रहते हुए अपने परिवार से दूर हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो सोचते होंगे कि यार हम तो इतनी जान लगा रहे हैं और एक नेता दिल्ली में बैठकर कुछ भी बयानबाजी कर रहा है। यह अपमान मोदी का नहीं है, यह अपमान अमित शाह का नहीं है, यह अपमान सेना का है। और इसलिए इस मामले में कोर्ट भी अब संजीदा है और देश का माहौल इस समय जो है वो माहौल बड़ा गर्म है। सेना के खिलाफ देश का व्यक्ति एक भी कभी कोई कुछ नहीं सुन सकता। आप मोदी को गाली दो, देश के बहुत सारे लोगों पर फर्क नहीं पड़ता। आप अमित शाह को गाली दो, देश के बहुत सारे लोगों पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देश के किसी एक सैनिक को उल्टा सीधा कहो, अपमानित करो, कोई देश का नागरिक सहन नहीं करेगा और सच्चा राष्ट्रभक्त वो तो कतई नहीं करेगा। और इस मामले में जब कोर्ट ने झटका दिया है, एक तरफ ये कारनामा अब कोर्ट में चलेगा और लोगों को पता लगेगा कि राहुल गांधी किस तरह की बकवास करता है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सांसद भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खोल दी कि किस तरह से भारत की सेनाओं ने जब आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद से इन कांग्रेसियों के चेहरे लटके हुए थे और ये भारत की सेना को अपमानित करने का काम कर रहे थे। आज भी पूरी कांग्रेस तरह तरह के सवाल उठा रही है। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते रहे, पहले भी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस बाज नहीं आ रही है। अभी फिर से कितने राफेल गिले, ये बार बार सवाल पूछती है, जबकि पूछना यह चाहिए कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, खुद सुनिए आप। मुझे दुख होता है कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं, खास करके कांग्रेस, जिन्होंने आरंभ में तो कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर कदाचित एक दिन भी ये सरकार के साथ और हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ खड़े नहीं थे। प्रथम दिन से ही, डे 1 से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है। और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। भारत ने जो किया है उस पर यह सबूत गैंग खुश नहीं है। कल तो मुझे बड़ा दुख लगा और आश्चर्य भी लगा। आप सोच के देखिए, जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं।
एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। अरे आप ये तो सोचिए कि जो सांसद घूम रहे हैं, जो सांसद बाहर डेलीगेशन में गए, वो घूमने नहीं गए, वो भारत के पक्ष को मजबूती से विश्व के दरबार में रखने गए। और उसमें आपके भी सांसद हैं, नाम हर कोई जानता है, आपके भी सांसद हैं जो अच्छे तरीके से देश के विषय को विश्व के पटल पे रख रहे हैं। और राहुल गांधी और उनके लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं। वो दिन भी था जब आतंकवादियों को पीएमओ बुलाया जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस में बुलाते थे। उनका सत्कार होता था, उन्हें तोहफा दिया जाता था। वह दिन भी हमें याद करना चाहिए जब सोनिया जी रोती थी, आतंकवादियों के मृत शरीर को देखे, मृत देह को देखकर वो रोती थी। उनको कंट्रोल नहीं होता था कि क्यों ये आतंकवादी बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया। वह दिन भी थे जब 26/11 के बाद राहुल गांधी पार्टी करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां मनाते थे। वो लोग आज कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं। और मुझे तो दुख होता है कि राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और रमेश जी सभी पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये डे वन से पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये कोई सवाल है? आपको समझ नहीं है? भारतवर्ष ने, भारत की सेना ने 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। सैटेलाइट इमेज दिखाया गया। बकायदा डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो तथ्य रखे गए, इमेजेस दिखाए गए। देन एंड नाउ, पहले कैसे था ये मरकज, अब क्या हुआ है, ये सारी तस्वीरें दिखाई गई। जब 11 एयरबेस ध्वस्त किए गए पाकिस्तान के, तो तमाम एयर बेसेस की एक एक तस्वीर, कहां पर क्या, कहां डोम गिरा, कहां पर उनके हवाई जहाज उड़ गए, कहां पर रीफ्यूएलिंग सेंटर उनका ध्वस्त हुआ, कहां उनकी हवाई पट्टी ध्वस्त हुई, वो सारी तस्वीरें आपके सामने रखा गया बकायदा एक सबूत के रूप में। अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है। अगर जहाज गिरती है तो उसका सैटेलाइट इमेज होता है। अगर जहाज गिरता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल होती है और अंतर्राष्ट्रीय जगत के एक्सपर्ट्स भी इस पर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, सबूत प्रस्तुत करते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मैं तो पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के पीएम हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, कोट, हमने 9 और 10 मई की रात को भारतीय सेना को जवाब देने के लिए हमला करने का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। हमने 9-10 मई की रात को भारतीय सेना के जवाब के लिए हमला करने का फैसला लिया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे पहले नूर खान एयरबेस के विषय में भी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि उसे भी ध्वस्त कर दिया गया था। तो सुना आपने, संबित पात्रा बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, और वो बात कह रहे हैं जो कांग्रेसी लगातार मीडिया, सोशल मीडिया में बोल रहे हैं। राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, ये क्या बोल रहे हैं? कितने राफेल गिरे ये क्यों नहीं बताते? सीज फायर किसके दबाव में किया ये क्यों नहीं बताते? अरे सीज फायर बता तो दिया कि सीज फायर अभी हुआ ही नहीं है, युद्ध विराम है, अभी सीज फायर नहीं है, ऑपरेशन अभी जारी है। सेना के अधिकारियों ने बोल दिया, देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया, देश के रक्षा मंत्री ने बोल दिया, लेकिन कांग्रेस है कि चीन और पाकिस्तान का एजेंडा चलाना उसने चालू रखा है। सुप्रिया श्रीनेत, इनके प्रवक्ता, सबके सब रोज पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बताएं, देखिए आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि युद्ध तो मैंने रुकवाया। अरे भाई, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश का ना तो रक्षा मंत्री है, ना हमारे देश का वो कोई सैनिक है, ना वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है उससे मुझे क्या लेना देना है? कल को डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी दुनिया के देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वो मेरे देश के बारे में ये कहे कि भारत की सेना का तो कोई फायदा ही नहीं है, अटैक तो हुआ ही नहीं है, मरा तो कोई है ही नहीं है। अभी भी आप देखिए, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं,
वो पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग, अब मैं उनके नाम लूं तो अनेक लोग के, ये बताओ जी अभी आतंकी मरे कि नहीं मरे। अरे भाई, सेना का अधिकारी, उच्च अधिकारी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है 100 से अधिक आतंकवादी हमने मारे हैं, 9 ठिकाने हमने ध्वस्त किए हैं। मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए संबित पात्रा ने भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि ये जो अब आप सोचिए, रेवंत रेड्डी वो कह रहे साहब भारत के राफेल गिरा दिए। किस तरह की मानसिकता है? क्या भारत की सेना का मनोबल डाउन करने का काम लगातार कर रहे हैं। आपको आखिरकार भारत की सेना का मनोबल डाउन करने का मिल क्या रहा है, ये सवाल उठ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 10, 20, 50 जासूस पकड़े गए देश में, जैसा इनका पता लग रहा है कि विदेशों से पैसा मिल रहा था, पाकिस्तान की आईएसआई पैसा दे रही थी। क्या ये जो नेता देश विरोधी बयान दे रहे हैं, इन नेताओं के बारे में जांच होना जरूरी है कि कहीं इनको तो पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं चीन कोई इनको पैसे तो नहीं दे रहा है कि आप भारत की सेना का मजाक उड़ाओ, भारत की सेना के शौर्य पर सवाल उठाओ। आप इसे स्वीकार ही मत करो कि भारत ने कुछ कर दिया है। आप सवाल उठाओ कि आतंकी तो कोई मरे ही नहीं है, यानी हमने एयर स्ट्राइक कर दी, हमने मिसाइलें मार दी, वहां हाहाकार पाकिस्तान में मचा, हमने डेड बॉडियां खुद देखी, जनाजा पढ़ा जा रहा है, और ये कह रहे साहब आतंकी तो मरे ही नहीं। अगर आतंकी नहीं मरे तो आतंकवादियों के संगठन के प्रमुख, वो जो जनाजा पढ़ा जा रहा था, फातिया जिसको बोलते हैं, जब जनाजा उठ रहा था, वो क्यों खड़े थे? सेना के झंडों में लिपटे हुए ताबूत क्यों थे? कोई नहीं मरा तो। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद आकर बोल रहा है एक कार्यक्रम में कि साहब इनकी मिसाइल आई और हमारे हवाई अड्डे पर गिर गई, यानी एयरबेस पर। अब एयरबेस में ऐसा तो नहीं है कि दोनों देश का टेंशन चल रहा है, दोनों देश की सीमा पर सेना खड़ी है और हमारे फाइटर जेट तैयार, पाकिस्तान के भी तैयार। तो ऐसा तो है नहीं कि एयरबेस का जो ऑफिस है जहां संचालन होता है, कंट्रोल रूम में कोई नहीं होगा। वहां 10, 20, 50, 100 कोई एयरफोर्स के कर्मचारी तो होंगे ना, सेना के तो थे, तो मरे होंगे क्योंकि स्ट्राइक हुई है। अगर 11 एयरबेस को ध्वस्त करने का दावा भारत की एयरफोर्स कर रही है, तो 11 में अगर 10 भी जोड़ दोगे, 10 एक एयरबेस में कहीं वहां कंट्रोल रूम में या कहीं थे, तो अगर 11 ध्वस्त कर दिए हैं तो समझ लो 11 को 10 से गुणा कर दो, 110 हो जाता है। आप कहो नहीं जी 5 करें तो 50 संख्या हो जाती है। आप कहो साहब हमने तो 4 ही करे हैं तो 40 संख्या हो जाती है। लेकिन एयरफोर्स जब हमारा सबूत के साथ कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त किए, तो आप कितना भी कम करके मान लो, चलो 4 कर दिए होंगे, 4 ही मान लो। आप कहोगे नहीं साहब करा ही कुछ नहीं है, अभी तो आतंकी मरे ही नहीं है। इसका मतलब आप सेना के अफसरों को, जो कि एयर मार्शल रैंक के हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, शोफिया कर्नल रैंक की है, व्योमिका सिंह, अब आप सोचिए वो फील्ड अफसर थी, अब आप उन बड़े रैंक के व्यक्तियों को झूठा साबित कर रहे हो जो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने बैठे थे। तो कांग्रेस ही सच बोल रहे हैं। कांग्रेस वालों को पता है कि हमारी सेना का नुकसान हुआ है, तो फिर इनको कौन बता रहा है? संबित पात्रा ने कहा ना कि शहबाज शरीफ से कहीं फोन पे बात तो नहीं होती राहुल की, सवाल उठाया, और इसलिए शंका पैदा होती है कांग्रेस के चरित्र पर, कांग्रेस के नेताओं के चरित्र पर, राहुल गांधी पर, जो लगातार सेना का अपमान करते हैं। लेकिन अब कोर्ट में केस चलेगा, उत्तर प्रदेश में चलेगा, निश्चित रूप से अब राहुल गांधी को वहां प्रस्तुत होना पड़ेगा, पहले की तरह माफी मांग के बच जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट में राहत मिलेगी, जैसा कि पहले से देखते आए हैं। हम तो बचपन से देखते आए हैं कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति जेल जाने का सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाते जाते केस खत्म हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में तो हो ही जाता है। कोई केस ले जाओ आप जहां गांधी लिखा गया, उनके खिलाफ किसी जज की हिम्मत मुझे नहीं लगता कि होती हो कि इनके खिलाफ एक भी शब्द बोल रहे। तो मुझे लगता नहीं है कि इनको कोई सजा हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट से तो ये उम्मीद मुझे लग रही है कि कम से कम तारीख पे तो वहां जज साहब बुला के ही मानेंगे, और सजा देश की जनता देती है। सिस्टम इनका हो सकता है, कोर्ट कचहरी इनकी हो सकती है, बड़े बड़े वकील इनके हो सकते हैं, लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, और जनता की अदालत तक मैं विषय पहुंचाता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आगे आप शेयर करें, और कोई कांग्रेसी मिले तो उससे जरूर सवाल करें कि कांग्रेस हमेशा देश की सेना का अपमान क्यों करती है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।